नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करने के बाद ही प्रतिबंध आगे बढ़ाने या सीमित करने का लिया जाएगा फैसला। नागपुर में बढ़ती नजर आ रही है कोरोना से रिकवरी की रफ्तार। एक ही दिन में 7,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी, जबकि एक दिन में मिले 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव। और पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने दिए कोरोना की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश, नागरिकों से जिम्मेदारी निभाने का किया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में कोरोना के संक्रमण की मौजूदा स्थिति का परीक्षण करने के उपरांत ही 15 मई के बाद प्रतिबंध बढ़ाने के संबंधी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 12 जिलों में पॉजिटिविटी रेट जरूर कम है, लेकिन अन्य जिलों में संक्रमण का रेट बहुत ही अधिक पाया गया है। इसी कारण इन जिलों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर उन्होंने कहा कि हमने राज्य में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ लेकर एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इस टास्क फोर्स के माध्यम से बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। महाराष्ट्र के पूरे स्टेट में अभी काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगाए गए हैं और लॉकडाउन सरी की स्थिति महाराष्ट्र अनुभव कर रहा है। आज अगर एसेंशियल सेवा अगर छोड़ी तो बाकी सभी सेवाओं को बंदी की गई है। यानी कहा गया है कि 12 ज़िलों में कम रेट आया है, लेकिन कुछ ज़िलों में ऐसा है कि अभी भी रेट्स पॉजिटिविटी का हाई है और इसीलिए हम नज़र रखे हुए हैं कि 15 मई तक जो लॉकडाउन हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए या वहाँ पर रोकना चाहिए या कुछ ज़िलों में उसको लॉकडाउन फुल फ्लेज्ड करना चाहिए और बाकी ज़िलों में ढील देना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में हम 15 तारीख के दरमियान डिसीजन लेंगे। कोरोना का संक्रमण अभी बच्चों में भी दिख रहा है, 10 साल और उसके ऊपर के बच्चों में भी काफ़ी दिख रहा है। इसलिए हम पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है उसके लिए भी हमने एक खास टास्क फोर्स हम उसका एक नॉमिनेशन कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द जो पीडियाट्रिशियंस हैं महाराष्ट्र के वो टास्क फोर्स में लिए जाएंगे। बच्चों के लिए अलग तरीके से वेंटिलेटर्स रहते हैं, उनके बेड्स अलग रहते हैं, तो उसकी भी एक व्यवस्था करने का या प्रबंध करने का काम हम नियोजन उसका कर रहे हैं। नागपुर में शनिवार को कोरोना का संक्रमण कुछ धीमा पड़ता नजर आया। एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिसमें 3,827 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि एक ही दिन उससे दुगनी संख्या में नागरिकों ने कोरोना से जंग जीती है। शनिवार को 7,799 नागरिकों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इनमें नागपुर शहर के 4,759 नागरिकों का समावेश है, जबकि रिकवर होने वाले 3,040 नागरिक नागपुर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए निर्देश दिए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से मास्टर प्लान तैयार करें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि तीसरी लहर की तीव्रता के मद्देनजर प्रत्येक नागरिक स्वयं को जिम्मेदार नागरिक मानते हुए सावधानी बरते तथा कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए राज्य शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने पुलिस विभाग से जिले की सीमाएं सील करने को भी आदेश दिए हैं। अकोला जिले में कोरोना के तीव्र संक्रमण के चलते मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने 9 मई की रात 12 बजे से सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है।
इस लॉकडाउन की घोषणा होते ही बाजारों में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। अकोला जिले में भी कोरोना का संक्रमण तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लेना आवश्यक हो गया था। इस लॉकडाउन की घोषणा एक दिन पूर्व ही होने से नागरिकों में घबराहट देखी गई। लोग जरूरत का सामान खरीदी करने के लिए बाजार में उमड़ पड़े हैं। शनिवार को अत्यावश्यक सेवा की दुकानों के साथ अन्य सामग्रियों की दुकानें भी चोरी छुपे शुरू थी। इसका लाभ उठाते हुए अकोला शहर के तिलक मार्ग, गांधी मार्ग, जनता भाजी बाजार, कपड़ा बाजार आदि मार्गों पर नागरिकों की भीड़ रही। इस भारी भीड़ के कारण सभी प्रमुख मार्गों का यातायात भी करीब 2 घंटे तक प्रभावित रहा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व मनपा प्रशासन का कोई अधिकारी इस भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात को सुचारू करने के लिए सक्रिय नजर नहीं आया। नागपुर एयरपोर्ट से फ्यूल भरने के बाद पेशेंट और डॉक्टर सहित मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली एयर एम्बुलेंस का सामने वाला पहिया हवा में ही टूटकर गिरने की घटना को यदि सीआरपीएफ के जवान रविकांत आंवला नहीं देखते तो शायद भीषण दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता था। आंवला रनवे के पास वॉच टावर पर तैनात थे। जैसे ही उन्होंने विमान का पहिया गिरते देखा, तत्काल ही इसकी सूचना सिक्योरिटी ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को दी। इसके बाद एटीसी ने तुरंत ही पायलट से संपर्क कर इसकी सूचना मुंबई एयरपोर्ट को दी और वहां विमान को सुरक्षित उतारने की तैयारियां की गई। सीआईएसएफ के डीजी एसके जायसवाल ने आंवला की तारीफ करते हुए उन्हें 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना के मद्देनजर विभागीय आयुक्त संजीव कुमार ने छोटे बच्चों को कोरोना की चपेट में आने से बचाने के उपाय के बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसी संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुखों की एक बैठक हुई, जिसमें बच्चों के लिए नागपुर एम्स में 200 बिस्तरों का एक अपडेट कोविड सेंटर निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेशे से वकील होने के अलावा अच्छे गायक व खिलाड़ी के रूप में प्रख्यात जिला न्यायालय के दबंग और जुझारू वकील सुदीप जायसवाल का निधन हो गया है। वे अस्पताल में भर्ती थे और 1-2 दिनों में ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन अचानक ही उनका निधन होने से वकालत के क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। सुदीप जायसवाल जिला न्यायालय के वकीलों में अजय योद्धा कहे जाते थे। उन्होंने जिला बार एसोसिएशन चुनाव में सदस्य से लेकर उच्च स्तर के सभी पदों पर रहकर कार्य किया। कल ही सुदीप जायसवाल के जूनियर एडवोकेट भरत बोरीकर ने बताया था कि उन्हें 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, लेकिन आज अचानक ही उनके निधन की खबर से वकील समुदाय स्तब्ध रह गया। सुदीप जायसवाल की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। कोरोना की दूसरी लहर में राज्य में सख्त प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सारा व्यापार बंद है। ऐसे में शहर की गंगा जमुना बस्ती में रहने वाली सेक्स वर्करों के बुरे हाल थे। उन्हें एक समय का भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा था। ऐसे में लकड़गंज थाने के पुलिस निरीक्षक पराग पोटे की सूचना मिलते ही निश्चय फाउंडेशन ने उनके लिए दोनों समय वहीं पर खाना पकाने की व्यवस्था की, जिससे वारांगनाओं को राहत मिली है। कोरोना विषाणु के संक्रमण के कारण पिछले 1 माह से शहर के सारे व्यापार पर तालाबंदी है। इसका सर्वाधिक परिणाम गंगा जमुना में रहने वाली सेक्स वर्करों पर पड़ा है, क्योंकि वे अन्य कोई व्यवसाय कर ही नहीं सकती। उनका व्यवसाय बंद होने के कारण उन पर भूखमरी की नौबत आ गई थी। उन्हें बड़ी मुश्किल से 2 दिन में एक बार खाना मिल रहा था। करीब 5,000 से अधिक सेक्स वर्करों के घरों में चूल्हा ही नहीं जल पाया था। जब इसकी जानकारी लकड़गंज पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक पराग पोटे को मिली तो उन्होंने यह समस्या हल करने के लिए निश्चय फाउंडेशन से संपर्क किया। निश्चय फाउंडेशन ने इंसानियत का परिचय देते हुए वारांगनाओं की बस्ती में ही खाना पकाने की व्यवस्था की। अब इन सेक्स वर्करों के लिए लॉकडाउन समाप्त होने तक दोनों समय के भोजन की व्यवस्था हो पाई है। इन वारांगनाओं ने पुलिस विभाग और निश्चय फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। कुछ दिनों पहले हमें लकड़गंज पुलिस स्टेशन से श्रीमान जी पीआई साहब पोटे साहब का फ़ोन आया और उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि हमारे एरिया में वारांगनाओं की लॉकडाउन की वजह से बहुत ही हालत दयनीय होती जा रही है। वो 2 दिन में एक ही बार खाना खा रहे हैं। तो इस बारे में आप
कुछ सहयोग की उन्होंने हमसे आशा की, तो हमने तुरंत ही अपनी पदाधिकारियों की मीटिंग बुला के ये निश्चित किया कि जब जिस समय तक इस लॉकडाउन चालू है और उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरतें उनकी पूरी भोजन द्वारा हमारे निश्चय फाउंडेशन की तरफ से लकड़गंज पुलिस स्टेशन के सहयोग से पूरी कराई जाएगी। लॉकडाउन की एक भयावह परिस्थिति में सभी प्रतिष्ठानें कुछ समय के लिए चालू रखना, कोई प्रतिष्ठानें कंप्लीटली बंद रखना, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। उसी तरह लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत गंगा जमुना जो वारंगना का व्यवसाय चलता है वो भी बंद करना हमारी जवाबदारी थी। हमने वो बंद किया और जो प्रादुर्भाव था कोविड-19 का वो कुछ अंश बंद करने का प्रयास किया। हमारे ये ख्याल में आया कि जब व्यवसाय बंद हुआ तो उनका रोजी रोटी भी बंद हो गई, उनको खाना मिलना मुश्किल हो गया, भूखे रह रहे थे 1-2 दिन से। तो हमने मुझे ऐसा विचार आया कि इनको सवेरे शाम खाना दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने निश्चय फाउंडेशन के पदाधिकारियों से बातचीत किया, उन्होंने भी तुरंत हाँ बोला और रात भर में खाने की तैयारी की। यही खाना बनाया जाता है, यही खाना बांटा जाता है। नागपुर की यशोधरा नगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मेहंदी बाग रोड पर एक मारुति स्विफ्ट कार को रोककर जब तलाशी ली तो ट्यूब में भरी गई 300 लीटर महुआ शराब पाई गई। इस सिलसिले में पुलिस ने भिवसनखोरी निवासी आरोपी राहुल अशोक गेडाम को गिरफ्तार कर कार समेत कुल 4,25,000 रुपए का माल बरामद किया है। आज रात्रीला मला नाईट राऊंड असताना मला 23-25 वाजता दरम्यान एक माहिती मिळाली की बिनाकी मंगळवारी या भागामध्ये एक व्हाईट स्विफ्ट कलरची कार आहे डिझायर आणि त्यामध्ये एक संशयित आहे एक इसम आणि तो महाफुल दारूचा व्यवसाय करतोय, विकतो आहे। या माहितीची खात्री करण्याकरता मी आमच्या डीबी पथकाचे पीएसआय दराडे आणि त्यांच्या टीमला तिकडे पाठवलं। त्यामध्ये हा जो राहुल अशोक गेडाम म्हणून आहे हा भिवसनखोरीचा राहणारा आहे आणि त्याचा हाच व्यवसाय आहे की तिथनं तो दारू या गाडीमध्ये आणून इकडे तिकडे विक्री करतो। तर याच्यावर आम्ही प्रोहिबिशन ॲक्ट 65 प्रमाणे कारवाई केलेली आहे आणि एकूण 4,25,000चा मुद्देमाल यामध्ये आम्ही जप्त केलेला आहे। आरोपीला अटक केलेली आहे, त्यांना उद्या कोर्टामध्ये हजर करतोय। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय सख्त नियमों का पालन करते हुए इबादत करते हैं, लेकिन मुंबई के मलाड परिसर में युवा शक्ति संगठन से जुड़े मुस्लिम युवाओं के लिए कोरोना के कारण मुश्किलों से घिरे लोगों की मदद करना ही इबादत बन गई है। इस संगठन के युवाओं ने रोजगार बंद हो जाने के कारण मुश्किल से घिरे लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाने का कार्य से लेकर ऑक्सीजन तक मुहैया कराने का कार्य शुरू कर दिया है। यहाँ मदद लगातार जारी है। मलाड की युवा शक्ति सेना के मुस्लिम युवाओं की दानशूरता अब लोगों की जुबान पर है। युवा शक्ति सेना के युवाओं द्वारा मलाड में लोगों की हर तरह से मदद की जा रही है। यहाँ तक कि बढ़ते ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए भी उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर भी ज़रूरतमंदों तक उनके घरों में पहुँचाना शुरू किया है। कई ऐसे परिवार जिन्हें राशन की ज़रूरत है, उन परिवारों तक राशन पहुँचाया जा रहा है ताकि कोई भूखा नहीं रहे। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान से इस संगठन ने मोहल्ले में सभी धार्मिक स्थलों पर तथा पुलिस चौकी में भी जाकर परिसर सैनिटाइज करने का अभियान चलाया था। इस संगठन में सभी मुस्लिम युवा हैं जो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर इस समाज सेवी कार्य में लगा रहे हैं। इनमें कई युवा ऐसे भी हैं जिनका रोजगार बंद हो चुका है, लेकिन मदद करना उन्होंने बंद नहीं किया। मेरा नाम इम्तियाज़ खान है, मैं युवा शक्ति सेना टीम से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी युवा शक्ति सेना टीम जो है पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक के बहुत बेहतरीन काम करते हुए आ रही है। और पिछले लॉकडाउन में भी हमने पूरा सैनिटाइजिंग का काम, मास्क का काम, कई हज़ारों मास्क भी हमने बांटा था। और इस लॉकडाउन में हमने देखा कि अजीब है कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा कमी लोगों को महसूस हो रही है, तो हमने सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पे ध्यान दिया और कई लोगों को हमने ऑक्सीजन पहुँचाए। जो एनजीओ है युवा शक्ति सेना, वो एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन फंडेड एनजीओ है। इसमें हम जो भी हमारे जो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं वो हम क्या करते हैं, हम अपनी सैलरीज़ में से पैसा निकालते हैं और इसकी एक्टिविटीज़ में डालते हैं ताकि हम जो हमने मुहिम शुरू की है वो कैसे भी चलती रहे। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, पिछले जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम से लेके अब तक काफ़ी सारे लोग, हमारे खुद मेंबर्स जो है उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने अपना जॉब खोया, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमने जो काम शुरू किया है अपनी सोसाइटी के लिए वो किसी भी तरीके से रुके ना। हम क्या करते हैं, हमने जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग करके रखी है वो हम सेविंग में से थोड़ा बहुत निकालते हैं और इसमें डालते हैं और अपने काम को एक्टिवली स्टार्ट करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। ये फंड जो है ये हमारी युवा शक्ति सेना है, एक जो हमारी संस्था है। इस संस्था में आज देखा जाए तो हमारे काफ़ी
जो छोकरे हैं उनका जॉब छूट गया है। और ये संस्था हम हमारे पर्सनल पैसे से जो जमा करते थे, आज हम यही पैसे से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमने कब्रिस्तान हो गया है, पुलिस स्टेशन हो गया है और गुरुद्वारा हो गया, ऐसी काफ़ी जगह हमने जाके सैनिटाइजर हमारी टीम ने किए हैं। आचार्य तुषार भोसले के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बार संचालकों को बिजली बिल में सहूलियत देने का सुझाव दिया है। भोसले ने इसी मुद्दे को लेकर शरद पवार पर तीव्र प्रहार किया। उनका आरोप है कि इस सरकार को मंदिरों, मजदूरों, कलाकारों, फुटपाथी व्यवसायियों, किसानों की फिक्र होने से ज्यादा बार संचालकों की चिंता है। आइए देखते हैं कि आचार्य तुषार भोसले क्या कहते हैं। बीमारी से बाहर आते ही शरद पवार साहब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि महाराष्ट्र में बार चालकों का बिजली का बिल माफ कर दिया जाए और उन्हें अन्य करों में छूट दे दी जाए। हमें यह लगातार सवाल आ रहा था कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को आखिर मंदिरों से ज्यादा मदिरा और बार में इतना लगाव क्यों है। उसका उत्तर आज मिला, क्योंकि सरकार का निर्माण करने वाले पवार साहब को ही बार से ज्यादा प्यार है। लेकिन पवार साहब को महाराष्ट्र में जिनका हथेली पर पेट है, ऐसे छोटे छोटे घटकों की चूल्हे की चिंता नहीं हुई। आज की स्थिति में देश में प्रतिदिन 4 लाख कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार विफल ही नहीं बल्कि हताश हो चुकी है। यह आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने लगाया है। सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन का कोटा निश्चित तो किया, लेकिन यह कोटा देने में वह असमर्थ दिखाई दे रही है। टीकाकरण का कार्यक्रम केंद्र सरकार के कारण ही राज्यों में ठप हुआ है। आज भी पहला डोज लेने वाले 4.5 लाख लोग दूसरा डोज नहीं ले सके। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार को ठीक से काम करना नहीं आ रहा है। संपूर्ण देशामध्ये दर दिवशी 4 लाख पॉझिटिव्ह केसेस हे निघताय। ही परिस्थिती असताना संपूर्ण देशामध्ये कोविड हाताळण्यामध्ये केंद्र सरकार अपयशी ठरते असं चित्र निर्माण झालेलं आहे। ऑक्सिजनचा कोटा निश्चित केल्यानंतर राज्यांना ऑक्सिजन देत नाही, ही सत्य परिस्थिती आहे। काल 2 दिवसापूर्वी महाराष्ट्राच्या 50 टनचा कोटा जे बेल्लारीच्या कर्नाटकच्या प्लांटमधून येत होता, तो आता आम्हाला मिळत नाही। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के आज़ाद मैदान यूनिट ने वर्ली इलाके से एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार कर उसके पास से 40 किलो गांजा बरामद किया है। इस गांजा की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी शिव कुमार शंकर के खिलाफ मादक पदार्थ प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब एंटी नारकोटिक्स सेल के अधिकारी यह जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आरोपी यह माल कहां से लाया था और किसे देने जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल यूनिट की एक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जाम्बियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। केनिथ मुलोवा नामक इस आरोपी के पास से 4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इस आरोपी से हेरोइन की तस्करी संबंधी और भी जानकारी मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। जाम्बियाई नागरिक केनिथ मुलोवा को एनसीबी मुंबई ने उस समय हिरासत में लिया जब वह मुंबई एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर अपनी छूटी हुई ट्रॉली बैग को लेने पहुंचा था। संदेह होने पर एनसीबी ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें संदिग्ध रूप से कोई पैकेट छुपाए जाने का आभास टीम को हुआ। इस बैग में बड़ी चतुराई से हेरोइन के 3 पैकेट छुपाकर रखे गए थे। इन पैकेटों का कुल वजन 4 किलोग्राम पाया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले 2 दिनों से एनसीबी मुंबई की टीम होटलों और हवाई अड्डे के इलाके के पास निगरानी रखे हुए है। टीम ने होटल से हवाई अड्डे तक जाम्बियाई नागरिक का पीछा किया और उसे 4 किलो हेरोइन के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह जाम्बियाई नागरिक वहां का पूर्व सैनिक है। एनसीबी मुंबई ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।